जी, बहुत शुक्रिया दीजिएगा। नेक्स्ट जो है सुल्तान है, वो अगर सेल्फ पे अगर किसी ने तुर्की में पढ़ना हो तो उसमें कितने खर्चे आते हैं और वो कैसी ऑप्शन है उसके बारे में हमें बताएंगे। जी जोहेब भाई आप। मेरी आवाज आ रही है महमूद भाई आपको? जी जी यार। जी जी, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें काइंडली। सही, चले मैं शेयर करता हूँ अपनी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? हाँ, विजिबल है। जी जी योर स्क्रीन विजिबल है? हाँ, अच्छा, यू कैन वॉइस कंटिन्यू। भी क्लियर है? जी एवरीथिंग क्लियर। हाँ, सही हो गया। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zohaib Sultan and I'm the student of MPhil at Urgis University. मैं इन दोनों से एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करूंगा। तो मैं जो सेल्फ फंडेड और इरasmus प्लस और कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज पे बात करूंगा। तो जैसे ही हम अल्फाज सुनते हैं सेल्फ फंडेड का, वो भी दूसरे कंट्रीज में, तो आपके जहन में एक यही क्वेश्चन आता है कि बाहर पढ़ना है तो खर्चा भी बहुत आएगा, ये दिस एंड दैट, मतलब कि बहुत आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। लेकिन जो तुर्की में है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ऐसे ही है जैसे आप किसी छोटे शहर से लाहौर पढ़ने के लिए चले जाएं और वहाँ आप हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हो। तो उसके लिए आपने सबसे पहले करना क्या है, क्योंकि आपने सारा कुछ खुद ही करना है। तो आपने पहले यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, मतलब आपने पहले तो रैंकिंग वाइज देखनी है, फिर आपका क्या ज़हन है कि आपने इस्तांबुल जाना है, उधर जाकर पढ़ना है। किसी का ये होता है कि मैंने अंकारा, वो कैपिटल है, उधर जाकर पढ़ना है। किसी का ये है कि इजमीर या अंतालिया ये टूरिस्ट स्पॉट है, मैं उधर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये सर्च करनी है। दूसरा, उस यूनिवर्सिटी में आपने देखना है कि इंटरनेशनल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, क्योंकि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, कुछ वो डोमेस्टिक, वो जो तुर्क नेशनल उनके लिए होते हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ आपने देखनी है कि रिक्वायरमेंट क्या है, जिस सब्जेक्ट के लिए या जिस एप्लीकेशन के लिए, जिस डिपार्टमेंट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या मैंने डिग्री कंप्लीट करके उसके बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या उससे पहले हॉप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकता हूँ, क्या रिक्वायरमेंट है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एप्लीकेशन डेडलाइन, ये आपने जहन में रखनी है, क्योंकि इससे पहले पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करने हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको डेमो देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने कैसे जाना है, कैसे सर्च करना है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हेलो, जी यस, मेरी स्क्रीन विजिबल। ओके ओके। सो बेसिकली मैं अर्जस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो उससे रिलेटेड भी आपको बताता हूँ। आप अर्जस यूनिवर्सिटी लिखेंगे, ठीक है, ये पहले ही आपने टैब ओपन करनी है, ठीक है। ये सारा पोर्टल आ गया, तो इसमें आपने ये स्टूडेंट गाइड पे जाना है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। इसमें आप स्टूडेंट गाइड पे जाएंगे तो एप्लीकेशन, एकेडमिक कैलेंडर, कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, पूरा आपको एकेडमिक कैलेंडर देंगे। इसमें स्टडी इन तुर्की, तुर्की में आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए गाइड बुक है, और ये स्कॉलरशिप इसमें कौन कौन से हैं, और तीसरा ये एडमिशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कैसे, मतलब क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। तो चले हम देखते हैं स्टडी इन तुर्की। ठीक है, आपने इधर क्लिक किया तो ये इन्होंने बता दिया कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी ये इतनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, इतनी इनकी टीम्स है, इतनी एसोसिएशन है, ये इनके जो हॉस्टल्स हैं उनकी इतनी कैपेसिटी है, ये इनकी इतनी लेबॉर्ट्रीज हैं, इतना एरिया है। और इसमें 120 प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट के हैं, 208 मास्टर डिग्री के हैं, 145 पीएचडी के हैं। और इधर सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट के अंडर ग्रेजुएट में कितने हैं, मास्टर में कितने हैं। और इधर ह्यूमन रिसोर्स में आपके प्रोफेसर्स
की तादाद कितनी है इस यूनिवर्सिटीज में, एसोसिएट प्रोफेसर की तादाद कितनी है, रिसर्च असिस्टेंट की कितनी है, और ये फॉरेन जो एकेडमिक्स है, मतलब फॉरेन जो टीचर है इस यूनिवर्सिटी में कितनी, वो और टोटल स्टाफ कितना है। इसमें अगर ये देखें इधर अप्लाई इन 5 स्टेप्स, तो इधर आपको पता चला जाएगा कि ये देखें इसमें सारा प्रोसीजर बताया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। इधर जाएंगे चूज ए प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ आप यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम चूज करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इधर स्कॉलरशिप के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इधर इन्होंने बताया कि कौन सी आप क्या कहते हैं एप्लीकेशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी कोई एग्जाम लेती है कोई प्री एडमिशन का, तो उसमें आपको सारी डिटेल इधर से मिल जाएंगी, और फिर किस तरह आप स्टूडेंट वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें ये है। अगर हम वापस जाएं तो अगेन वापस जाएं तो ये जो आरजीएस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट गाइड, इसमें सारा कुछ है कि आपने ये सारे रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस क्या है, सर्विसेज इन कैंपस क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें बाकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो इधर लिखी है। ये आप बुक है, ये 4-5 पेज की है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन इधर लिखी हुई है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता वरना बहुत लंबी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो चले चलते हैं बैक टू प्रेजेंटेशन। ठीक, तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेल्फ पे हमने जाना है। तो इसमें जो पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम आम जबान में या एक्रोनिम जो इसका है वो मीटू है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो इसमें ऑल इन ऑल ईच डिपार्टमेंट दैट वाज स्टार्ट इन इंग्लिश, इसमें जो सारे प्रोग्राम हैं वो इंग्लिश में है। तो इसमें कोई तर्किश प्रोग्राम नहीं है। अगर हम इसके फीस की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 351 से $585 है। ये रेंज इसलिए है कि जो हर डिपार्टमेंट है उसकी फीस डिफरेंट है। जैसे सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट है उसकी फीस कम है, अगर हम मेडिकल फार्मेसी इस तरह के डिपार्टमेंट की तरफ चले जाएं तो उसकी फीस ज़्यादा है। और ग्रेजुएट के लिए $290 है। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में मेरा ख्याल कोई 8,000 के करीब बनती है। तो दूसरी यूनिवर्सिटी है अब्दुल्ला गुल यूनिवर्सिटी, इसमें भी जो सारे प्रोग्राम हैं वो इंग्लिश में है। तो इसका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए इसका भी 350 से $475 तक है, और ग्रेजुएट के लिए 238 है। और इन दोनों यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए हमें इंग्लिश सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसमें आप टोफल कर लें या आइट्स कर लें। टोफल में आप 79 मार्क्स ले लें ना, आइट्स में 6.5 बैंड चाहिए आपको। अगर आपके पास टोफल भी नहीं है, आइट्स भी नहीं है, फिर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए ये यूनिवर्सिटी खुद एक अपना टेस्ट अरेंज करती है इंग्लिश का। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो आपको एडमिशन दे देते हैं, आप डायरेक्ट स्टडी शुरू कर लेते हैं। अगर आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर उसके लिए 1 साल आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना पड़ती है, या 1 सेमेस्टर, जिसमें आप अगर टेस्ट क्लियर कर लें तो फिर आप आगे स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये दोनों थी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे आरजीएस यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, इस्तांबुल टेक्निक यूनिवर्सिटी, एगे यूनिवर्सिटी, ये सारी, और भी अंतालिया में सल्जुक यूनिवर्सिटी, इजमीर में यूनिवर्सिटीज़ है, तकरीबन 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी तुर्की में। तो अगर उनका फीस स्ट्रक्चर देखें तो अंडर ग्रेजुएट के लिए 190 से $500 तक है, और ग्रेजुएट के लिए 180 से $300 तक फीस स्ट्रक्चर है उसका। तो इसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कुछ सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, और कुछ सब्जेक्ट हैं जो तर्किश में पढ़ाए जाते हैं। जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं उसमें मोस्टली आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपके पास हो तो वो एनएफ चल जाएगा। लेकिन अगर आपने तर्किश में पढ़ना है तो उसके लिए आपको C1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए तर्किश का। तो उसके लिए आपको पहले 1 साल तर्किश पढ़नी पड़ेगी,
उसके लिए उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, जनरल डॉक्यूमेंट जो एडमिशन के लिए, तो एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा पासपोर्ट तो रिक्वायर्ड ही है, जब भी आपने बाहर जाना है, तो ये तो बेसिक है। तीसरा रिजल्ट कार्ड या डिग्री। रिजल्ट कार्ड उस सूरत में जब आपकी डिग्री अभी आई ना हो, फॉर एग्जांपल आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और आपको अभी डिग्री नहीं मिली, तो इस सूरत में आप रिजल्ट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। चौथा है आप ट्रांसक्रिप्ट, ये भी लाजमी है। पांचवा है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, टोफल या आइट्स। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें चल जाता है, ये आप क्योंकि पाकिस्तान में जो मोस्टली बल्कि सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश ही है, तो उधर से आपको सर्टिफिकेट बन जाएगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो आपको ना आइट्स देने की ज़रूरत है ना टोफल देने की ज़रूरत है। ये आइट्स या टोफल जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे जो मी2 है, मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और आगू अब्दुल्ला गुल यूनिवर्सिटी, उसके लिए रिक्वायर्ड है। छठा है एक्सेप्टेंस लेटर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है कि अगर आप एमएस के लिए और पीएचडी के लिए आना चाहते हैं, तो अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर देता है कोई भी, तो वो भी आप अप्लाई करेंगे उसके बेस पे। तो अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर। तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वो कुछ कर लेती हैं, कुछ नहीं करती। तो ये एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर से लेना सेल्फ पे इतना मुश्किल नहीं है, ये आपको मिल जाएगा इजीली। तो फिर आता है सीवी। सीवी आपकी सिंपल होनी चाहिए, उसमें कोई नहीं है कि ये यूरोपियन स्टाइल है, ये वो स्टाइल होना चाहिए, तो सीवी भी रिक्वायर्ड है। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अच्छा, हम जो पाकिस्तान में हैं वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ हमारे पासपोर्ट साइज पिक्चर्स बनाते हैं, लेकिन जो तुर्की में रिक्वायर्ड है वो वाइट बैकग्राउंड चाहिए आपको, इधर वाइट बैकग्राउंड यूज होता है। अच्छा, क्योंकि हम सेल्फ पे पढ़ने आए तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी लिविंग कॉस्ट, हमारा खर्चा कितना आएगा। तो हॉस्टल्स में अगर आप रहते हैं तो जो गवर्नमेंट हॉस्टल है जैसे कायका है, उसमें तकरीबन 800 लीरा, ये तुर्किश लीरा का साइन है, उसमें तकरीबन 800 लीरा आपको फूड का और रहने का आपको देना होता है पर मंथ के लिहाज से। तो इसमें 2 टाइम आपको खाना मिलता है, एक सुबह टाइम और एक शाम टाइम, वो भी गवर्नमेंट देती है आपको। तो दूसरा है प्राइवेट हॉस्टल्स, ये भी आपके सिटी पे डिपेंड करता है। मैं अपने सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, कायसरी के हिसाब से, तो उस हिसाब से 1800 3000 तक इस रेंज में हॉस्टल आपको प्राइवेट मिलते हैं। उसमें भी आपको रहने का और खाने का ये दोनों शामिल है। तीसरी, अगर आप हाउस में रहना चाहते हैं, शेयर्ड अपार्टमेंट में रहना चाहते हो, तो उसकी कॉस्ट, ये भी मैं अपने शहर के लिहाज से बता रहा हूँ, 1400 से 2500 तुर्किश लीरा आती है। अगर आप इस्तांबुल या अनकरा या इज़मीर या अंतालिया या त्राबजोन, अगर इन शहरों में रहना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा होगी। मिसलेनियस कॉस्ट में ये भी जो बाकी खर्चा है आपके कपड़ों का, आपने ट्रैवलिंग का, आपने कहीं और शहर में जाना है, या हेल्थ इंश्योरेंस या ये वो, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कितना खर्चा करते हैं, ये हर बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो आती है वो वीज़ा कॉस्ट आती है। तो वीज़ा कॉस्ट इसमें 2 अगर मैं 2 जगह है जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एक जेरी है और दूसरा है अनातोलिया ट्रैवल सर्विस। ये 2 ऑफिस है जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट एम्बेसी जाके वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और ये तकरीबन फैसलाबाद में भी है, इस्लामाबाद में आपको ये मिल जाएगी, कराची में, ये हर शहर में है। और इसकी तकरीबन फ़ीस है कोई 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के, इतना की आता है। तो उसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, वो वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स है वो। तो ये हो गया सेल्फ पे। अब हम बात करेंगे इरास्मस प्लस स्कॉलरशिप की, सक्सेस स्कॉलरशिप की और कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम इरास्मस स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। ये जब आप तुर्की में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद जब 1 साल पढ़ लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आप पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली इरास्मस है क्या? ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम है तुर्की का यूरोप के लिए। तो ये तुर्की से जाते हैं स्टूडेंट यूरोप में और यूरोप से आते हैं स्टूडेंट तुर्की में। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक आप सेमेस्टर एक्सचेंज पे भी जा सकते हैं और इंटर्नशिप पे भी जा सकते हैं। सेमेस्टर एक्सचेंज में आप जाते हैं तो आपका सेमेस्टर बाहर किसी यूरोप की कंट्रीज में होता है और इधर तुर्किश में आप पढ़ रहे होते हैं तो उधर भी काउंट होता है। इंटर्नशिप में आप जाते हैं तो अगर आपकी इंटर्नशिप कंपलसरी है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट में होती है, तो वो काउंट होगी। अगर आप एमफिल मास्टर में या पीएचडी में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो वो आपको सेमेस्टर में काउंट नहीं होगी। तो जो सेमेस्टर एक्सचेंज है, अगर आप इस पे जाते हैं, इसका जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा डिपार्टमेंट है तो उसका एक रोमानिया की यूनिवर्सिटी में है और एक कई और यूरोप की, मेरे ख्याल फिनलैंड में है, उधर आप जा सकते हैं। इसमें हर डिपार्टमेंट का यूरोप की यूनिवर्सिटीज के साथ एग्रीमेंट होता है, तो आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज में, उन्हीं कंट्रीज में जा सकते हैं। लेकिन इंटर्नशिप का सीन ऐसा नहीं है। अगर आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, आप पूरे यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं। आपको सिर्फ एक एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। आप चाहते हैं जिस कंट्री में भी आप चाहते हैं पूरे यूरोप में, तो चाहे वो शेंजियन हो, चाहे वो शेंजियन स्टेट ना हो, आप जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको खुद एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ता है, इसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं लेना पड़ता। इसकी रिक्वायरमेंट जो है, आपने 1 सेमेस्टर पढ़ा होगा और उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आप जब अप्लाई करते हैं, इसकी एप्लीकेशन डेट जो है वो जो फरवरी में आप अप्लाई करेंगे और मार्च में टेस्ट होता है, इंग्लिश का टेस्ट होता है। और इंग्लिश का अगर आपने आइट्स किया है या फिर आप चाहते हैं कि मैंने जर्मनी में जाना है, तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज है तो आप वो भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप, ये यूनिवर्सिटी लेती है इंग्लिश का एक एग्जाम, तो आपको उस एग्जाम में इंटर होना पड़ता है। एक दिन आपका रिटन टेस्ट होता है, अगर उसमें आप पास हो जाते हैं तो अगले दिन आपका ऑरल या वाइवा टेस्ट होता है। तो उन दोनों में 50-50% मार्क्स देना लाजमी होते हैं। तो उन दोनों के टेस्ट की बेस पे और सीजीपीए की बेस पे दोनों के मिला के फिर लिस्ट लगती है। फिर इनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फंडिंग अमाउंट की बात करें, ये कितना फंड देते हैं, तो जो 750 यूरो देते हैं पर मंथ के लिहाज से, जो एक्सपेंसिव यूरोपियन कंट्रीज है लाइक जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इन कंट्रीज के लिए ये 750 यूरोस पर मंथ के लिहाज से देते हैं। और जो कंट्रीज हैं लेस एक्सपेंसिव हैं लाइक पुर्तगाल हो गया, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, हंगरी हो गया, उनके लिए ये 600 यूरो पर मंथ के लिहाज से देते हैं। इसमें आपको जो वीज़ा के लिए जो फ्लाइट टिकट है वो कुछ भी नहीं देते हैं, आपने सारा कुछ इसी में मैनेज करना होता है। आगे हम बात करते हैं सक्सेस स्कॉलरशिप की। ये भी जब आप तुर्की में 1 साल पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें अगर आपको दूसरे स्कॉलरशिप मिल रहे हैं जैसे YTB है, YTB है, ISTB है, तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते। इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो भी नवंबर में होती है। इसमें रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी, अगर आप अंडर ग्रेजुएट में हैं तो आपकी CGPA 2.5 तक होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आपकी CGPA 3 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो CGPA है वो 3.5 से अबव होनी चाहिए। अगर हम स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें तो ये बहुत थोड़ा स्कॉलरशिप देते हैं। बैचलर के लिए 450 टर्किश लीरा देते हैं, मास्टर के लिए 600 देते हैं पर मंथ के लिहाज से, और PhD के लिए 900 टर्किश लीरा देते हैं। तो ये भी 1 साल के लिए स्कॉलरशिप होता है। तो इसकी भी, अगर हम दूसरी अपॉर्चुनिटीज की बात करें, एक तो वो उसने बता दिया कि तुबिताक होता है।
ट्यूबिटाक में भी आप मास्टर और पीएचडी के लिए आ सकते हैं। उसमें आपको 5500 टर्किश लीरा मिलता है जो मास्टर और पीएचडी के लिए आते हैं। तो जो अदर रिसर्च प्रोजेक्ट में जो मैं बात करता हूँ उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई लैब होती है वो कमर्शियल सैंपल एनालाइज करती है, तो जो टीचर्स होते हैं वो फॉरेन स्टूडेंट को अपनी लैब में रख लेते हैं और एज अ स्टूडेंट भी वो काम करता है और लैब असिस्टेंट के तौर पे भी काम करता है। उसकी जो फंडिंग अमाउंट है वो 1000 से 3000 लीरा तक होती है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है। ये फॉरेन स्टूडेंट को इसलिए रखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा देर तक काम करते हैं, तो इसलिए उनको प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इंडिविजुअल स्कॉलरशिप भी हैं, जैसे ये कोच यूनिवर्सिटी है, बिलकंफ यूनिवर्सिटी है, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और इनकी वैसे फीस बहुत ज़्यादा है। अगर कोच यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसकी $1400 फीस है एक सेमेस्टर की। तो अगर बिलकंफ यूनिवर्सिटी की बात करें इसकी भी इतनी है तकरीबन। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के कुछ अपने स्कॉलरशिप होते हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हर कंट्रीज में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप देख लें टर्की है कितना डेवलप्ड है, तो उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं या अदर कंट्रीज़ में जाएं, उसमें तो और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो कोशिश करें, तो आप बस टाइम स्पेंड करें, कोशिश करें, तो आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिल ही जाता है। एक बात मैं इधर भूल गया कि इस स्कॉलरशिप को, ये जो मैं फंडिंग की बात करता हूँ, इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपको प्रोफेसर्स को ईमेल करनी पड़ती है और वो ईमेल का प्रोसीजर आपको हमूद भाई ने बता दिया है। मैं भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि पहले आपने यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे जाना है, उसमें आपने फैकल्टीज़, जो आपकी फैकल्टीज़ है तो उधर जाना है। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट में जाना है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको सूट करता है या किस में जाना चाहते हैं। फिर आपने उस डिपार्टमेंट में देखना है कि कौन सा टीचर आपके रिसर्च के रिलेटेड काम कर रहा है, फिर आपने उसको ईमेल करनी होती है। तो लास्ट पे थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछें। मैं इस सेशन को इसलिए इनकरेज करता हूँ क्योंकि हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते और आप माशाल्लाह कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, तो हर एक के माइंड में कोई डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, हर एक का केस डिफरेंट होता है। तो काइंडली इस सेशन में आप भरपूर हिस्सा लें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब भाई। मैंने शॉर्ट की इसलिए कि पहले दो पार्टिसिपेंट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। टाइम ज़्यादा हो गया शायद, तो चलें खैर। ये डॉक्टर अहमद अजीम है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं शायद। जी, मैं वो करता हूँ, काइंडली जिसने क्वेश्चन पूछने वो अपने हैंड रेज करेगा, मैं 1 बाय 1 नाम बोलता जाऊंगा तो वो अपने क्वेश्चन पूछ ले। अहमद अजीम भाई, आप अपने क्वेश्चन पूछते हैं जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। माशाल्लाह महमूद भाई, ज़ुहैब भाई, काफ़ी अच्छा सेशन रहा। एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था क्वेश्चन, अभी मैं यहाँ पर एमफिल कर रहा हूँ पाकिस्तान से, तो मैं देख रहा हूँ अपने जूनियर्स को कि वो काफ़ी अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं अप्लाई स्कॉलरशिप के लिए। नंबर 1 चीज़, एक चीज़ कंफर्म कर दें कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर रिसर्च करना, क्या इसका कोई इफेक्ट होता है स्कॉलरशिप लेने के अंदर? क्या इसका कोई एज मिलेगा? मैं इसका आंसर इस तरह करना चाहूँगा कि अब जो जिस इरा के अंदर हम आ गए हैं ना, इस इरा के अंदर आप जितने एडवांस होते जाएंगे उतने जो है आपके लिए जो आसानियाँ होती जाएंगी। अब जो स्कॉलरशिप्स हैं, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्या अगर मैं टर्की की ही बात करूँ तो मतलब यहाँ पे वैकेंसीज 150-160 के राउंड अबाउट है। तो अब वही स्टूडेंट्स उसमें से वो उठाएंगे जिनकी प्रोफाइल मतलब बहुत अच्छी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। तो अगर किसी बंदे ने पेपर अंडर ग्रेड के अंदर निकाल लिया है, हमने तो नहीं निकाला था, हम तो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और पार्टिसिपेशन बहुत है, ये भी बड़ी बात है, पार्टिसिपेशन किया अगर रिसर्च में किसी ने। हाँ जी, पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करती है कि आप सिर्फ मेंशन ये करेंगे कि मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर काम किया, तो उसके क्या है कि आपका एक रिसर्च का एक एक्सपोजर आप शो करेंगे कि मेरा ये एक्सपोजर है, तो इसका प्लस पॉइंट है, मैं तो ये समझता हूँ।
अगर कुछ ऐड करना चाहें तो। और साथ में ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मेरी जो सिलेक्शन हुई थी ना, वो मेरी रिसर्च पे ही मुझे लगता है कि सिलेक्शन हुई थी, क्योंकि जो मेरी बैचलर की डिग्री थी उसके एंड होते मैंने फौरन कोविड पे एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था, तो उसे मैंने इंटरव्यू पे मेंशन किया था। अभी वो पब्लिश नहीं हुआ था लेकिन एक्सेप्ट हो गया था वो। तो मुझे लगता है मेरी सिलेक्शन इसी बेस पे हुई है कि मैंने अपने रिसर्च के बारे में उन्हें बता दिया था, फिर उन्होंने जितने क्वेश्चन थे मुझसे वो रिसर्च से रिलेटेड ही पूछे। तो मुझे लगता है कि रिसर्च आपकी हो तो चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। ये अगर आपकी रिसर्च है तो दूसरी इसलिए चीजें मैं भी जूनियर्स को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि अपने जो सीनियर्स हैं एमफिल वगैरह के साथ या अपने कोई पीएचडी हैं उनके साथ कुछ न किसी प्रोजेक्ट के अंदर रिलेटेड रहें और किसी न किसी रिसर्च के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखें। जी बिल्कुल, रिसर्च बहुत अच्छी है। महमूद, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ महमूद। जी हाँ, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप रिसर्च पब्लिकेशन करें या आपकी सीजीपीए अच्छी है, आप कोई कोर्सेज हैं वो भी ले सकते हैं, कोई वर्कशॉप है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एट द एंड काउंट करती हैं और ये सीवी बिल्डअप में हेल्प करती हैं। ये सारी चीज़ें स्कॉलरशिप विन के लिए काउंट होती हैं। जी बिल्कुल यही बात है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने सारा बताया ये सिर्फ बायो के जो लोग हैं उन्हीं के लिए है या इंजीनियरिंग या आर्ट्स के जो हैं वो भी सेम उन्हीं के लिए भी यही प्रोसीजर है ये स्कॉलरशिप? सारा प्रोसीजर सेम है डॉक्टर साहब। इसमें यह है कि आप कोई भी फील्ड से रिलेटेड है वो प्रोसीजर सारे स्कॉलरशिप, जॉइंट स्कॉलरशिप है या तरक्की बर्सलरी स्कॉलरशिप है या आप सेल्फ की बात करते हैं तो सबके लिए प्रोसीजर या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सेम है। अब उन जो प्रोफाइल है वो जो डिफरेंसेस आएंगे वो यहाँ पे आएंगे कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपके इंटर्नशिप्स, आपके सीजीपीए ग्रेड्स, आपका मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्रपोजल, जो मैंने कहा कि हार्ड ऑफ एप्लीकेशन है, तो ये बहुत मैटर करती हैं ये सारी चीजें। मैं इसको ऐसे आंसर। अच्छा जी महमूद, काइंडली आप ये बता दें जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए रिसर्च प्रपोजल तो नहीं होगा, तो वो उसके बारे में बता दें यतिबे। इसका मुझे एग्जैक्टली कोई ऐसा स्टूडेंट आर्ट्स वाले मिले नहीं है कि जो तुर्की बुर्सारी के ऊपर आए हों यहाँ पे। मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हुई तो हम जरूर इसको बाद में ऐड करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक बंदा आर्ट्स वाला कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं, मेरा जीमेल या जो भी है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। जी श्योर। जी उमर, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पूछने का जल्दी से। भाई मेरे पास ना वो सीजीपीए मेरा 3.17 है, ठीक है भाई, पर मेरी जो वो है रिसर्च प्रपोजल वो मेरा काफ़ी ऑथेंटिक है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर है पर मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हूँ। तो मैं सॉइल साइंस की माइक्रोबायोलॉजी पे रिसर्च प्रपोजल लिखा है जो आज तक रिसर्च ज़िंदगी में नहीं हुई, वो मैं करना चाहता हूँ और मैं कंफर्म हूँ कि वो रिसर्च मेरी पूरी हो जाएगी अगर मुझे दिया जाए फंडिंग वगैरह। तो आपने उस पर कोई काम किया? नहीं भाई, वो पाकिस्तान में उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं है अभी। अगर होता तो मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेता, ना यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ना सरगोदा यूनिवर्सिटी में। जी उमर आप कहना चाहूँगा कि जो क्राइटेरिया है ना स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का, वो है आपकी मार्क्स जो हैं वो 75% होने चाहिए मास्टर के लिए। ये सिर्फ अप्लाई करने का फर्स्ट क्राइटेरिया है। सिलेक्शन तो इससे अबव पे होती है, 3.5 से 3.6 पे, इससे अबव होती है सिलेक्शन। लेकिन ये कि मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर आपका सीजीपीए नो डाउट 3.1 3.2 है, आप इससे मतलब ये ना कंसिडर करें कि मैं इस रेस से जो है वो आउट हो गया हूँ। आप उस रेस के अंदर रह सकते हैं। उस रेस में रहने के लिए आपको क्या है कि अपनी प्रोफाइल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। वो आप कैसे कर पाते हैं? अपनी कोई रिसर्च एक्टिविटीज ऐसी करें, कोई एक आधा पेपर जो है वो पब्लिश करें या आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाएं, वर्कशॉप्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं या आपकी कोई जॉब है, तो आप इस तरह जो है प्रोफाइल को जो है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड करके आप इस कंपटीशन के अंदर जो है वो रह सकते हैं। ये नहीं है कि आप इस रेस से आउट हो गए फिलहाल। मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि उमर भाई बहुत प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप आते हैं, उसमें सीजीपीए इतनी कवर नहीं होती, उसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है उसका बड़ा
एडवांटेज होता है, उसकी बड़ी वेटेज होती है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जी बहुत जी शुक्रिया। 1 मिनट, एक और मैं आंसर देना चाहूंगा इसका। ये जो भाई है ना उमर, आपके पास अगर कोई प्रपोजल रखा है ना, तो एक स्कॉलरशिप आती है रिसर्च स्कॉलरशिप के नाम से, इसी पोर्टल के ऊपर, जिसके ऊपर बच्चे तरक्की बरसलारी पे अप्लाई करते हैं, इसी पे एक ऑप्शन आता है रिसर्च स्कॉलरशिप का। आप वो सिर्फ होती ही इस बेस पे कि आपका प्रपोजल कितना अच्छा है। अगर जैसे आप कहने कि मेरा प्रपोजल बहुत अच्छा है, ऐसी रिसर्च हुई नहीं है, तो आप फिर उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। उसकी डेट आप वेबसाइट से देख सकते हैं, तो आपके लिए ये चांस है। मेहदी हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक्स फॉर सच इंफॉर्मेटिव सेशन। सर मैं ये पूछना चाहता था, ये सेमेस्टर एक्सचेंज सिस्टम के बारे में हम अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो हम सेकंड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब बता दें कौन कौन से कंट्रीज में कर सकते हैं अप्लाई। आप इस वक्त हैं किधर, पाकिस्तान में या तुर्की में है? मैं अभी तक पाकिस्तान में, यूआर डीएम चल रहा है, मेरा फर्स्ट ईयर है। अच्छा अच्छा, ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, ये इधर जो तुर्की में है उसके लिए है। पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज हैं, मंसूआ शायद आप जानते हो, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज मुल्तान में, तो उनका एग्रीमेंट है जर्मनी के साथ, तो उधर लोग वो भी एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाते हैं इरasmus पे। तो यूएस का एग्रीमेंट नहीं है किसी यूरोपियन कंट्रीज के साथ। अगर इनका एग्रीमेंट हो जाए तो फिर स्टूडेंट इधर से भी जाया करेंगे सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए, जैसा कि ये स्टूडेंट जाते हैं यूग्रेड के लिए जो अमेरिका में है, तो उधर एग्रीमेंट है, तो उधर स्टूडेंट जाते हैं, तो वो सेमेस्टर भी काउंट होता है। जी थैंक यू सर। जी मसूद अकरम। जी मोहम्मद मशहूद अकरम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डीआई खान से डीवीएम कर रहा हूँ, 8वां सेमेस्टर खत्म हुआ है अभी, तो अभी डिग्री मिलने में साल बाकी है। अब जो आ रही है अपकमिंग, इसी ईयर अप्लाई कर देना चाहिए या डिग्री लेने का वेट करना चाहिए? आप अगर फाइनल ईयर के अंदर हैं तो आप जो है इस इनटेक के अंदर अप्लाई करेंगे जो जनवरी के अंदर इनटेक ओपन हो रहा है। मतलब यह है कि आपकी 5 ईयर डिग्री है, तो 5 ईयर आप 9th सेमेस्टर में होंगे। जी ऐसे जी ही 9th सेमेस्टर। हाँ, तो आप जो कमिंग इनटेक है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अपनी आप जो डॉक्यूमेंटेशन है, रिसर्च प्रपोजल या जो भी आपकी चीजें उसको रेडी करना स्टार्ट कर दें, आप उसमें इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं। और सर हमारी यूनिवर्सिटी काफी बैकवर्ड एरिया में आई, हमें इसका भी कोई एज होता है, एडवांटेज होती है आगे जाने की? ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी प्रोफाइल किस टाइप की है। उनको इससे कंसर्न नहीं है। आपका डीवीएम है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आप compete करके यहाँ आ सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ यूआस के स्टूडेंट आएंगे या एग्रीकल्चर के आएंगे। यहाँ पे BZU के भी स्टूडेंट हैं, इस्लामिया के भी हैं, और गोमल से भी है, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स, उनके भी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखे हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपकी प्रोफाइल ज्यादा मैटर करती है। और सर सीजीपीए के अलावा, मतलब सीजीपीए 3.8 के अराउंड अबाउट है, इसके अलावा वर्कशॉप एक्सपीरियंस बंदे के पास हो, इंटर्नशिप्स लगाई हो, इन दो चीजों के अलावा और क्या चीज हो, मतलब वर्क एक्सपीरियंस हो, ऑनलाइन कोर्सेज किए, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं आप कोर्सेरा से जाके। इसके अलावा किसी कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके अंदर, ये किसी ने क्वेश्चन भी पूछा, हाउ इज दिस पॉसिबल रिसर्च इन बिटवीन योर डिग्री पीरियड, तो इसमें ये है कि आप किस रिसर्च कर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि अगर कोई रिसर्च कंडक्ट हो रही है तो हम उसके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना जाएं वहाँ वॉलंटरी वहाँ पे काम करें, फ्री में काम करें। तो इस तरह ये आपका एक माइंडसेट बनता है, स्किल्स डेवलप होती हैं और आप अपने एक्सपीरियंस में ऐड करते हैं कि इस तरह ये चीजें होती हैं, तो ये आपके प्लस पॉइंट होते हैं ये चीजें। थैंक यू जी। मेहदी हसन। सर वन मोर सर, वो एक्सटेंशिप जो होती है ना, इनके बारे में बता दें, ये गल्फ कंट्रीज में अगर जाना है या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाना है तो? डॉक्टर ज़ुएब आंसर करेंगे इसका। एक्सटेंशिप, हाँ आप सेल्फ पे जा सकते हैं, जैसे मलेशिया में भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं एक्सटेंशिप के लिए, सेल्फ पे भी जा सकते हैं। कुछ स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। आप 3rd ईयर के बाद भी जा सकते हैं, साउथ कोरिया में आती है, उधर भी आप जा सकते हैं। तो वैसे युवास में है तो फाइनल ईयर में आप दुबई जा सकते हैं। सर वो अगर आपने सेल्फ पे जाना हो तो आप इजीली जा सकते हो, उसमें कोई स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप में ना उनके बारे में। स्कॉलरशिप जैसे साउथ कोरिया में आती है, आप 3rd ईयर के बाद अप्लाई कर सकते हैं।
और जो फाइनल ईयर में जो दुबई की तो उसके लिए exchange डिफरेंट jobs ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हाँ। वेबसाइट्स हैं, वो अगर ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आती रहती है इंटर्नशिप और एक्सटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, तो आपको उधर से पता चल जाएगा। टुडे आई थिंक अगर टर्की के हवाले से भी क्वेश्चन है तो वो अगर किसी का है वो मुझे पूछ ले। नेक्स्ट आई थिंक कोई हैंड रेजिंग है। अरसलान अकरम, उनको इंटरव्यू की कॉल आई है, वो पूछ रहे हैं कि कितने चांसेस हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुकी है उन्हें। इंटरव्यू हो चुके हैं डॉक्टर साहब, इंटरव्यू हो चुके हैं और बस रिजल्ट अनाउंस होने हैं इस अगस्त के अंदर। रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। आई थिंक उनकी सीजीपीए बता रहे थे कि 3.5 इस तरह बोल रहे थे। तो अगर उनकी प्रोफाइल अच्छी है तो चांसेस हैं सिलेक्शन के, बिल्कुल चांसेस हैं। इंशाल्लाह वेट करेंगे, हाँ इंशाल्लाह सिलेक्ट हो। उम्मीद तो रखनी चाहिए, तो करनी चाहिए। हाँ जी, हम तो इंतजार कर रहे हैं तुर्की के अंदर आपका वेलकम करने के लिए, इंशाल्लाह। अगर आप यहाँ पे जरूर आए। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर्स, आपने टाइम निकाला। और बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना जब सर्च चल रही है और सारा, लेकिन एनीवेज बहुत शुक्रिया। और आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, इसका लिंक शेयर कर दूंगा कल इंशाल्लाह। और नेक्स्ट सेशन में सर ये इंशाल्लाह जुहैर साहब जी जी ईमेल पूछे, समथिंग क्या चीज समझ नहीं लगी मुझे आप। कांटेक्ट चाहिए आपको, किस कर सकते हैं? हाँ महमूद, ईमेल कांटेक्ट आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, आप वो ईमेल कांटेक्ट वो ग्रुप्स में शेयर कर देंगे, जो ग्रुप है ना हाँ व्हाट्सएप के उनमें शेयर कर देंगे। इधर किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है सर, चलो शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। तो सेशन एंड करते हैं। महमूद भाई, जुहैब भाई, अली भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू आपने वेरी टाइम मच। निकाला। हाँ, आपने सेशन अरेंज किया आगे, मतलब एक इंफॉर्मेटिव सेशन था, तो मैं समझता हूँ कि ये जरूरी था कि इसमें आल्दो के सेशन लंबा हुआ है लेकिन सेशन के अंदर वो सारी चीजें कवर हो गई हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं टर्की के अंदर, एग्जैक्टली, सेल्फ के रिलेटेड, एरास्मस के हर रिलेटेड या चीज कवर होगी। अगर किसी को कुछ यानी इंफॉर्मेशन चाहिए हो एक ही जगह से वो ले सकता है। नेक्स्ट रिकॉर्डेड अवेलेबल होगी तो वहां से वो मतलब ले आपके लिए सकता भी है। इजी होगा, कोई आपसे पूछे आप लिंक शेयर कर सकते हाँ, तो सही हम भी कहा। आपको शेयर कर सकते हैं। हैं। चलो जी जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी गाइस, पार्टिसिपेंट्स और स्पीकर्स, बहुत शुक्रिया। सी यू मच। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज, बाय। Stop.